पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि हमारा पर्यावरण जिसका कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने आए हैं, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ने वाले हैं, इस बात की गारंटी है, आप लिख के ले लो, ठीक है। और अगर आप कहीं और पहले से कहीं और दूसरी जगह से पढ़ चुके हैं तो आप अपनी तैयारी को जांच कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के देखने के बाद आप किसी भी कोचिंग का या कहीं का भी टेस्ट सीरीज उठा लो इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के, और सारे सवाल को आप उड़ा के मारोगे। तो धीरे धीरे हम चलते हैं अपने सवाल की ओर, ठीक है। तो पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कौन सा है? तो जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ वे होते हैं बच्चों जो कि गलते नहीं है, जो कि आसानी से गलते नहीं है, उनको क्या बोलते हैं? जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। जैसे शीशा है, शीशा को आप कहीं भी फेंक दो वो गलेगा नहीं। कागज है, ये कभी ना कभी गल जाएगा। मल है, ये कभी ना कभी गल जाएगा। जो जानवर होते हैं उनके रेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उन्हीं को मल बोलते हैं, बहित मल। डीडीटी एक ऐसा पदार्थ है जो कि गलेगा नहीं, ठीक है, जो कि खत्म नहीं होगा, जो कि अपघटित नहीं होता है। जो अपघटित हो जाते हैं उन्हें निम्नीकरणीय बोलते हैं, और जो अपघटित नहीं होते हैं उन्हें जैव अनिम्नीकरण बोलते हैं, अनिम्नीकरणीय बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चंस की ओर। ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत जो बच्चा है वो पाई जाती है समताप मंडल में। किस मंडल में? समताप मंडल में। हमारा जो वायुमंडल है, कौन सा मंडल है बच्चों? जो हमारा वायुमंडल है वो 5 भागों में बटा गया है। कितना भागों में? 5 भागों में। माफ करिएगा, थोड़ा सा राइटिंग यहाँ पे अच्छी नहीं चल रही है लैपटॉप्स में, ठीक है ना, तो आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, बातों पर ध्यान दीजिएगा, मेरी लिखावट पे नहीं, ठीक है। जो वायुमंडल है बच्चों ये 5 भागों में बटा है। कितने भागों में? 5 भागों में। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयल मंडल। तो जो दूसरा मंडल है समताप मंडल उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेटोस्फियर, और इसी में पाया जाता है आपका ओजोन परत। ओजोन परत का कार्य क्या होता है? तो ओजोन परत सूर्य के प्रकाश में आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण को रोकती है, और ओजोन का बच्चा सूत्र होता है आपका O3। ओजोन का सूत्र क्या होता है बबुआ? O3। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। निम्न में से कौन सा जलीय आहार श्रृंखला है? मतलब ऐसी आहार श्रृंखला जो जल में पाई जाती है। तो घास, ये तो घास बकरी शेर, ये कौन सी आहार श्रृंखला है? तो ये जंगल या फिर वन वाली आहार श्रृंखला, तो ये नहीं होगा। दूसरा शैवाल, जलीय कीट और मछली, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा जलीय आहार श्रृंखला का, क्योंकि शैवाल को खाएंगे जलीय कीट जो जल में कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, और जल में कीड़े मकोड़ों को खाते हैं मछली, ठीक है। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। अगला सवाल, निम्न में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो देखिए बच्चों, उपभोक्ता उसे कहते हैं जो उत्पादक को खाते हैं। जो किसको खाते हैं? उत्पादक को खाते हैं। उत्पादक यानी कि हरे घास पेड़ पौधे को जो खाते हैं उन्हें हम बोलते हैं बच्चों उपभोक्ता। उन्हें क्या बोलते हैं? उपभोक्ता। तो देखिए हरे पौधे ये तो उत्पादक हो गए, नील हरित शैवाल ये भी क्या हो गया? उत्पादक हो गया। जंगली जानवर ये क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? उपभोक्ता हो गया। और उपभोक्ता के बच्चे 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, चतुर्थ उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता वे होते हैं जो शाकाहारी चीजों को खाते हैं। जो किसको खाते हैं? शाकाहारी चीजों को। जैसे में आपका थी हो गया, हिरन हो गया, बकरी हो गया, ये सब शाकाहारी जीव है, तो इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं, ठीक है। ये आपका उत्पादक हो गया। नील हरित सवाल ये भी उत्पादक हो गया। जंगली जानवर आपका उपभोक्ता हो गया, इस सवाल का राइट आंसर। और फूल और पत्ती ये भी हो गया आपका उत्पादक। बढ़ते हैं अगले सवाल की। निम्न में से कौन जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? देखिए जो जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित हो जाए यानी कि गल के खत्म हो जाए उसी को बोलते हैं हम जैव निम्नीकरणीय, ठीक है। या फिर अपघटित हो जाए, या फिर उसको बोलो जो अपघटित हो जाता है उसी को तो बोलते हैं जैव निम्नीकरणीय। तो सूखे घास और पत्ते ये अपघटित हो जाते हैं, तो ये हो गया आपका जैव निम्नीकरणीय। पॉलीथीन जो है अपघटित नहीं हो पाता है। रबड़ अपघटित नहीं हो पाता है। प्लास्टिक के बोतल ये सभी पदार्थ अपघटित नहीं हो पाते हैं। तो ये सभी जैव अनिम्नीकरणीय है, ये सब आसानी से अपघटित नहीं हो पाते, ठीक। और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। हरे पौधे कहलाते हैं, देखिए हरे पौधे को हमने आपको अभी बताया कि जितने भी हरे पौधे वो क्या कहलाते हैं?
उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पादक। और जो हरे पौधों को खाता है वो कहलाता है उपभोक्ता। अच्छा, और अब घटक क्या होते हैं? तो जब किसी उपभोक्ता की मृत्यु हो जाती है तो उसमें जो कीड़े लगते हैं, जैसे कि आपका सूक्ष्म जीव जो बैक्टीरिया लगता है, उसी को बोलते हैं अपघटक। हमारा सवाल है हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, एक एक सवाल को एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाया जाएगा, आप बस पढ़ने पर ध्यान दें। ठीक है, इनमें मुद्राखोर है। देखिए, मुद्राखोर, मुद्राखोर बच्चे किसे बोलते हैं? जो मुर्दा को खाते हैं। जो किसके खाते हैं? मुर्दा को, मतलब मरे हुए जीव जंतु को खाते हैं। तो मरे हुए जीव जंतु को चील भी खाते हैं, सियार भी खाते हैं, कौवा भी खाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। मुद्राखोर का मतलब होता है वैसे जीव जो मरे जीवों को खाते हैं। ठीक है, समझ गए सवाल? बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। चलिए, अगला सवाल हम सवाल नंबर 8 की ओर रुख करेंगे। हाँ, आ गया आपका सवाल नंबर 8। निम्न में से कौन अजैव निम्नीकरणीय, क्या बोल रहे हैं बच्चों? अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। निम्नीकरणीय का मतलब क्या बताया था बच्चा? जो गल जाएगा। जो क्या हो जाएगा बच्चा? गल जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में कौन अजैव निम्नीकरणीय है? अजैव, अजैव यानी कि जिसके अंदर जान ना हो, जिसके अंदर जान ना हो। और ठीक, और निम्नीकरणीय यानी कि वो गल भी जाए और जिसके अंदर जान ना हो और वो गल भी जाए। तो पहला कागज आपका गल सकता है, लकड़ी भी आपका गल सकता है, ठीक, और कपड़ा, कपड़ा भी आपका गल सकता है, प्लास्टिक आपका नहीं गल सकता। तो ये वाली जो सवाल है ये अब मेरे को थोड़ा मिसप्रिंट लग रही है। ठीक है, तो इस सवाल को आप छोड़ दें। बढ़ते हैं हम अगले वाले सवाल की ओर, क्योंकि यहाँ राइट आंसर सेट नहीं हो रहा है। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ बोल रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन से मिस्टेक लग रही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? देखिए, जैविक घटक किसको बोलते हैं? जिनके अंदर जीव होते हैं उनको बोलते हैं हम जैविक घटक, और जिनके अंदर जान नहीं होती है उनको बोलते हैं हम अजैविक। क्या बोलते हैं बच्चा? अजैविक घटक। जिनके अंदर जान होती है वो बुलाते हैं जैविक घटक, और जिसके अंदर जान नहीं होती है वो बुलाते हैं अजैविक घटक। ठीक है, तो देखिए, बताइए, पौधे के अंदर जान है तो ये जैविक घटक, वायु में जान नहीं है, जंतु में जान है, मनुष्य में जान है, तो ये सभी जैविक घटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर, क्योंकि जैविक घटक नहीं है। क्या बोला है? जैविक घटक नहीं है। ठीक है ना, अगर जैविक घटक बोलता तो ये तीनों ऑप्शन हो जाते, ए, सी और डी, लेकिन यहाँ बोला है जैविक घटक नहीं है। अगले सवाल की, निम्न में से कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है? जैव अनिम्नीकरणीय जो कि आसानी से अपघटित नहीं होते, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक। ठीक है, क्योंकि ये अपघटित नहीं होते। जो अपघटित होते हैं वो निम्नीकरणीय, और जो अपघटित नहीं होते वो जैव अनिम्नीकरणीय। प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपका सूर्य है। सूर्य से बड़ा कोई भी ऊर्जा का स्रोत नहीं है प्रकृति के लिए। निम्न में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? निम्न में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? देखिए, स्थल यानी कि जमीन पे कौन सी चीजें नहीं होती है? देखिए, जंगल जमीन पे होती है, स्थल का मतलब होता है जमीन। घास के मैदान जमीन पे होते हैं, मरुस्थल जमीन पे होते हैं। बट एक्वीबेरियम, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्वीबेरियम, जो शीशे में आप मछलियां रखते हैं ना, उसी को बोलते हैं एक्वीबेरियम। तो ये जो होती है ये पृथ्वी पर नहीं होती है, तो शीशे में होती है ना। ये एक प्रकार का मानव निर्मित, क्या बोलते हैं, मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है, ये कैसा परितंत्र है? मानव निर्मित। ठीक है ना, ये स्थलीय परितंत्र नहीं है। ठीक है, तो स्थलीय परितंत्र जंगल, घास के मैदान, मरुस्थल, लेकिन यहाँ बोला है नहीं है, तो नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका एक्विबेरियम, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की। सीएफसी है, सीएफसी का बच्चा पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बढ़ते हैं अगले सवाल की। मृत शरीर को पचाने वाले जीव को, जो मरे हुए शरीर को पचा लेते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? तो उन्हें अपघटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपघटक। जब भी किसी जानवर या पेड़ पौधे की मृत्यु होती है तो उसमें कीड़े मकोड़े सूक्ष्म जीव लग जाते हैं और वो धीरे धीरे उसे पूरी तरीके से अपघटित कर कर खा जाते हैं, और उसकी जो क्या बोलते हैं, उन्हें नाइट्रोजन, उन्हें उनके जो पदार्थ है उन्हें मिट्टी में मिला देते हैं, और फलस्वरूप उससे भी पेड़ फिर उपजाऊ हो जाती है वहां की मिट्टी, और पेड़ अपने वृद्धि में उसका उपयोग करते हैं। तो जो मृत शरीर को पचाते हैं वो अपघटक कहलाते हैं। ठीक, और अपघटक होते हैं बच्चे आपको दो चीज, एक जो कवक होता है आपका, वो भी क्या होता है? अपघटक। कवक एक अपघटक होता है आपका, और एक होता है आपका जीवाणु। कवक और दूसरा होता है बच्चा जीवाणु। कवक और जीवाणु ये दोनों क्या होते हैं?
अपघटक का कार्य करते हैं। कवक और जीवाणु, ठीक है, कवक और जीवाणु किसका काम करते हैं? अपघटक का कार्य करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर, ठीक है। यहाँ पे लैपटॉप पे हाथ अच्छे से नहीं चल रही है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा, अगर आप ज्यादा मात्रा में जंगल की कटाई करेंगे तो क्या होगा? वहां पे वर्षा कम होगी, भू संकलन यानी कि वहां की मिट्टी गिरने लगेगी, ये भी बात सही है। भूमि अपरदन तथा बाढ़, वहां की मिट्टी भी कटने लगेगी और वहां बाढ़ आने की भी आशंका होगी। तो उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। सवाल नंबर 16 की ओर हम रुक करेंगे। सवाल नंबर 16 है हमारा, हाँ, जैव वातावरण में शामिल है। क्या बोल रहा है? जैव वातावरण में शामिल है, मतलब जैव बोला यानी कि जिनके अंदर जान है। देखिए, मृदा के अंदर जान नहीं है तो यहीं से ऑप्शन क्या हो गया बच्चा? खत्म, ठीक। अच्छा, ये देखिए, सूर्य के प्रकाश, इसमें कोई जान नहीं है, ऑप्शन क्या हो गया बबुआ? खत्म। देखिए, जंतु, पौधे तथा मनुष्य, जंतु, पौधे तथा मनुष्य, इनके अंदर जान होती है, तो ये होते हैं जैव वातावरण में शामिल, ठीक है। अगला सवाल, वैसे जीव, क्या बोल रहे हैं बच्चा? वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं, मतलब जो दोनों को खाते हैं, पौधा भी खाते हैं और जंतु भी खाते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? तो उन्हें बोलते हैं हम सर्वभक्षी। क्या बोलते हैं बच्चों? सर्वभक्षी। और जो मनुष्य मनुष्य होता है वो क्या होता है? सर्वभक्षी जीव है, क्योंकि वो चिकन मटन वगैरह भी खाते हैं और पेड़ पौधों को भी खाते हैं, जैसे साग सब्जी वगैरह, तो ये सब पेड़ पौधे से ही प्राप्त होते हैं। तो जो पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं उन्हें बोलते हैं हम सर्वभक्षी। मांसाहारी जो केवल मांसाहारी भोजन करते हैं और शाकाहारी जो केवल शाकाहारी खाते हैं। मांसाहारी का मतलब हो गया, जैसे मैं आपका गया शेर, बाघ, चीता, ये सब मांसाहारी भोजन करते हैं। शाकाहारी में बकरी हो गई, खरगोश हो गया, ठीक है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं, तो आपको हमने पहले बताया था जीवाणु और कवक क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। ये किसी भी जो जानवर या पेड़ पौधे की मृत्यु होती है तो उन्हें ये अपघटित कर देते हैं, पूरी तरीके से गला उला के खत्म कर देते हैं, तोड़कर, ठीक है। तो जीवाणु और कवक क्या होते हैं? अपघटक। अपघटक को अपमार्जक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अपमार्जक। और उनको अपघटन करता भी बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सौर ऊर्जा जीव मंडल में निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? देखिए, सौर ऊर्जा जो है वो जीव मंडल में निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? तो हरे पौधों के द्वारा, क्योंकि सबसे पहले सूर्य के प्रकाश का उपयोग कौन करता है? हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तभी वो प्रवेश करता है सौर ऊर्जा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। ओजोन परत महत्वपूर्ण है। ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करता है। तो ओजोन परत किसको अवशोषित करता है? पराबैंगनी किरणों को। किसको करता है? पराबैंगनी किरणों को, सूर्य की उष्मा नहीं, ठीक है। तो पराबैंगनी किरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्रत्येक परितंत्र होता है, प्रत्येक परितंत्र मतलब पारिस्थितिक तंत्र में जितने भी जीव हैं वो आपस में कैसे होते हैं? गतिशील तंत्र, प्रगतिशील तंत्र, अस्थाई तंत्र, गत्यात्मक तंत्र। तो सभी के सभी क्या होते हैं? गत्यात्मक तंत्र, यानी कि एक व्यवस्था में सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे कि घास को खाएगा आपका टिड्डा, टिड्डा को खाएगा आपका मेढक, और मेढक को खाएगा आपका सांप। तो ये सब एक व्यवस्था में चलता है, एक व्यवस्था में चलता है। इसीलिए परितंत्र को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रत्येक परितंत्र को गत्यात्मक तंत्र। क्या बोलते हैं? गत्यात्मक तंत्र, ठीक। पर्यावरण मुख्य रूप से, देखिए क्या लिखा है, पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों में बटा हुआ है? तब पर्यावरण बच्चा दो घटकों में बटा हुआ है। एक है आपका जैव घटक, एक होता है बच्चा आपका अजैव घटक। एक होता है जैव घटक, एक होता है अजैव घटक। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। परितंत्र में परितंत्र में जैविक घटकों की श्रेणियां निम्न में से कौन है? परितंत्र में जैविक घटकों की श्रेणियां निम्न में से कौन है? तो मतलब जिन जैविक का मतलब क्या बताया था बाबू? जिसके अंदर जान हो, जिसके अंदर क्या हो बबुआ? जान हो। तो उत्पादक के अंदर भी जान होता है, हरे पेड़ पौधे, ठीक। उपभोक्ता जो हरे पेड़ पौधे को खाते हैं उनके अंदर भी जान है। अपघटक जो कि फिर पेड़ पौधे की मृत्यु हो जाती है तो उनको सड़ा गला के खत्म करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। पढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका सवाल नंबर 24, ठीक है। हाँ, सवाल नंबर 24 है, ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है
जबकि ओजोन एक क्या है, ओजोन क्या है, एक द्रव है, घातक विष है, अक्रिय धातु है, सभी गलत है। तो ओजोन तो एक प्रकार की परत है और घातक विष तो नहीं हो सकता है, ये तो आपका बड़ा कंफ्यूजन का सवाल है, तो बी ऑप्शन तो आपका नहीं हो सकता। अक्रिय धातु, अक्रिय धातु भी आपका नहीं है, ये भी गलत है। ठीक, तो हो सकता है कि आपका द्रव, द्रव भी तो नहीं हो सकता आपका राइट आंसर ए भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। ठीक है, इस वाले सवाल में थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन मेरा जहां तक विश्वास है कि आपका द्रव ना हो करके, ठीक है, अभी मैं एक सेकंड इसको चेक कर लेता हूँ इस सवाल को कि ओजोन क्या है। चलिए ठीक है, इसको मैं लास्ट में कराता हूँ या फिर आप कहीं से देख लीजिएगा। हमारे हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। गैस हो सकती है क्योंकि ओजोन जो है वो O3 से बना होता है, तो लिक्विड द्रव फॉर्म में हो सकती है। शायद ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है, बड़ा कंफ्यूजन का सवाल है कि ओजोन क्या है। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है, कृत्रिम जो मानव द्वारा बनाया गया, तो मानव द्वारा वन बनाया गया है, नहीं, ये प्राकृतिक की दिन है। झील किसके द्वारा बनाया गया है, मानव द्वारा, नहीं, ये तो प्राकृतिक के दिन है। तालाब, ये तो मानव द्वारा बनाया जा सकता है। बगीचा और खेत, बगीचा और खेत, तो बगीचा और खेत राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बगीचा और खेत। ठीक है, बगीचा और खेत जो है ये मानव निर्मित है। ठीक है, सभी सही है, ये नहीं होगा आपका, बगीचा जो है और खेत है ये मानव निर्मित है। तो कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण हो जाएगा आपका बगीचा और खेत। बढ़ते हैं अगले सवाल की। ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत जो है वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाई जाती है। किस सतह में, ऊपरी सतह में। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, केवल कैसे पदार्थ है, जैव निम्नीकरणीय, जैव निम्नीकरणीय जो आसानी से अपघटित हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे घास, पुष्प, चमड़ा, दूसरा घास, लकड़ी, प्लास्टिक, तो प्लास्टिक वाला तो ऑप्शन बी नहीं हो सकता क्योंकि प्लास्टिक अपघटित नहीं होते। तीसरा केक, लकड़ी, घास, केक, लकड़ी, घास, लकड़ी भी अपघटित हो सकता है बट एक लंबा समय लेता है। ठीक, अच्छा, फलों के छिलके, केक, नींबू का रस, तो ये आपका बहुत ही सूटेबल आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये सभी के सभी आसानी से क्या हो जाएंगे, अपघटित हो जाएंगे। ये आंसर भी हो सकता है और आप हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है। चमड़ा, चमड़ा ऑप्शन नंबर ये तो नहीं हो सकता क्योंकि चमड़ा अपघटित नहीं हो पाता है। ठीक है, जल्दी से, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पे भरोसा रखें, सी आपका राइट आंसर है। बढ़ते अगले सवाल की। निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। आहार श्रृंखला मान कि एक दूसरे से जुड़े हैं और भोजन की प्रक्रिया चलती रहे। तो देखिए ध्यान से, घास, घास से गेहूं और गेहूं से आग, नहीं, ये तो गलत है। घास को खाती है बकरी और बकरी को खाता है मानव, ये भी, ये सही हो सकता है कुछ हद तक। बकरी, गाय तथा हाथी, बकरी को गाय, गाय को हाथी नहीं। घास से मछली, मछली से बकरी नहीं। और राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि घास को खाती है बकरी और बकरी को आजकल इंसान भी खाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं, देखिए वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण क्या होते हैं, तो हिरण होते हैं बच्चे प्राथमिक उपभोक्ता। क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि उत्पादक तो होता है बच्चा आपका घास, और जो घास को खाता है वो कहलाता है प्राथमिक उपभोक्ता। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, तो जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। घास स्थलीय परितंत्र में उत्पादक है, तो उत्पादक कौन होता है बच्चा, आपका घास ही होता है। ठीक है, अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 32, थोड़ा फास्ट फास्ट लेंगे हम। सवाल नंबर 32 की ओर हम रुक करने वाले हैं और ये रहा आपका सवाल नंबर 32। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं बच्चा 3, और ओजोन का कोई सूत्र पूछे तो आप एक बार में बताएं O3। ठीक है, बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। अपघटक का उदाहरण है, अपघटक, अपघटक क्या होते हैं बच्चों, तो अपघटक का उदाहरण है बच्चा कवक। क्या है, कवक। अपघटक दो होते हैं, एक कवक होता है और एक होता है बच्चा आपका जीवाणु। क्या होता है, एक होता है आपका बच्चा जीवाणु। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और जो अपघटक, इनका नाम अपमार्जक भी इन्हीं को बोलते हैं। ठीक, अगर बायोलॉजी में आप जाएंगे तो अपघटक को अपमार्जक भी बोलते हैं, और अगर आप केमिस्ट्री में जाते हैं तो सर्फ को अपमार्जक बोलते हैं। चलिए, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य किसे संरक्षित करना है, संरक्षित का मतलब होता है बचाना, किसे बचाना है, तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था बच्चों वृक्षों को बचाना। किसे बचाना, वृक्षों को बचाना। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर।
पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है? जलमंडल आता है, स्थल मंडल आता है, जैव मंडल आता है, इनमें सभी। ठीक है, देखिए पर्यावरण 4 भागों में बटा है, जल मंडल, स्थल मंडल, जैव मंडल और एक होता है बच्चा आपका वायुमंडल। ठीक है, जो यहाँ पे ऑप्शन रहते हैं, इनमें सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैव घटक के उदाहरण है, किस घटक के? जैव घटक के। पौधे मनुष्य दोनों में जान होती है, जैव यानी कि जान, तो ए और बी आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें ए और बी लिखा हुआ। ठीक है, पौधे और मनुष्य दोनों में जान होती है। उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीव कहलाते हैं। जो उत्पादक पर निर्भर होते हैं वो उपभोक्ता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता। और जो उपभोक्ता को अपघटित करते हैं वो अपघटनकर्ता कहलाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते 38 नंबर सवाल की ओर। उपभोक्ता को कितने श्रेणी में बांटा गया? तो उपभोक्ता को 4 श्रेणी में बांटा गया है। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और चतुर्थ उपभोक्ता। ठीक है, इनमें से कौन सा सर्वाहारी जीव है? सर्वाहारी, जो कि पेड़ पौधे भी खाते हो और जीवों को भी खाते हो। ठीक, तो हिरण, हिरण केवल घास खाती है। मनुष्य सर्वाहारी है और तिलचट्टा भी सर्वाहारी है। दोनों शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन खाते हैं। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। बी और सी दोनों, बी और सी दोनों, क्योंकि ये दोनों ऐसे जीव है जो जीव जंतु भी खाते हैं और पेड़ पौधों को भी खाते हैं। बढ़ते अगले वाले सवाल की। हाँ, अगला सवाल आ गया, सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं। तो देखिए सूक्ष्म उपभोक्ता क्या कहलाते हैं? जीवाणु और कवक, ये दोनों कहलाते हैं सूक्ष्म उपभोक्ता। ध्यान से देखिएगा, जीवाणु और कवक जो है ऐसे तो ये अपघटक है, लेकिन इन्हें हम सूक्ष्म उपभोक्ता भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। इनमें से कौन सा वन आहार श्रृंखला है, यानी कि जंगल की आहार श्रृंखला है? तो जंगल में घास को खाएगा हिरन और हिरन को खाएगा बाघ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरण कहाँ अवशोषित होता है? तो क्षोभ परत में नहीं, आयन परत में, ओजोन परत में। कहाँ बच्चा? ओजोन परत में। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल, या फिर समताप मंडल को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग स्ट्रेथोस्फीयर। स्ट्रेथोस्फीयर। पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग होता है? पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में होता है बच्चा त्वचा कैंसर। क्या होता है? त्वचा कैंसर एक होता है, और एक होता है आपका मोतियाबिंद। अगर पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर आ जाएगी तो मनुष्य को त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद जैसी समस्या का सामना करना पड़ेगा। वायुमंडल कितने परत में बटा है? तो वायुमंडल बच्चा आपका 5 परत में बटा है। पहला होता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्ण मंडल। ठीक, और जो समताप मंडल में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन परत। ठीक, और समताप मंडल में ही आपका एरोप्लेन उड़ता है, क्योंकि क्षोभ मंडल में बादल होते हैं, तो अगर एरोप्लेन उड़ते समय बारिश होगी तो उससे दिक्कत हो सकती है। तो क्षोभ मंडल में नहीं उड़ता है एरोप्लेन। एरोप्लेन कहाँ उड़ता है? समताप मंडल में, जिस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। अगला वाला सवाल, पादप को खाने वाले जीव कहलाते हैं। पादप यानी कि पौधों को खाने वाले जीव क्या कहलाते हैं? पौधों को खाने वाले शाकाहारी कहलाते हैं। मांसाहारी कौन कहलाते हैं? जो जीव जंतु को खाते हैं। सर्वाहारी जो पौधा और जंतु दोनों खाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पादप को खाने वाले जीव शाकाहारी कहलाते हैं। इनमें से कौन सा मानव निर्मित जैव निम्नीकरणीय है? इनमें से कौन सा मानव निर्मित जैव निम्नीकरणीय है जो मानव के द्वारा बनाया गया है? किसके द्वारा बनाया गया है? मानव के द्वारा। पहला ऑक्सीजन, दूसरा बायोगैस, तीसरा मीथेन और चौथा में हो गया आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बायोगैस। बायोगैस जैव निम्नीकरणीय है, क्योंकि इनमें सारे पदार्थ क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? नाले नालियों में अवरोध, मृदा प्रदूषण, मानव शरीर में जैव आवर्धन, इनमें से सभी। हमारे द्वारा जो कचरे उत्पन्न होते हैं उनसे नदी नाली भर जाते हैं, और अच्छा मृदा प्रदूषण होता है, मानव शरीर को तकलीफ होती है, उनमें अनेकों बीमारियां उत्पन्न होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए लास्ट वाले पेज की ओर हम रुक करेंगे। सवाल नंबर है आपका 48। हाँ, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला सही है? देखिए, घास को खाएगा चूहा, और चूहे को खाएगा सांप, और सांप को खाएगा मोर। सांप को खाएगा मोर, तो आपका बी आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। देखिए, चूहे को घास थोड़े ना खाएगा, तो ये तो गलत बात है। सर्प को घास थोड़े ना खाएगा, सांप को घास खाता है, घास थोड़े ना किसी को खाता है। मोर को सांप थोड़े ना खाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। हाँ,
किसी पारिस्थितिक तंत्र में ग्रहण करने वाले होते हैं, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ग्रहण करने वाले होते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करने वाले होते हैं। किसको बाबू? सूर्य के प्रकाश को। तो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कौन करता है? उत्पादक करता है। उत्पादक यानी कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वही सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करते हैं। निम्न में से कौन उत्पादक है? निम्न में से कौन उत्पादक है? तो उत्पादक कौन होता है? हरे पेड़ पौधे या घास वगैरह। ठीक। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। तो देखिए मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है? पहले आता है घास। ठीक, तो घास तो उत्पादक हो गया, और घास को खाता है बबू आपका टिड्डा। क्या खाता है? टिड्डा। तो टिड्डा हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, और टिड्डा को खाता है बच्चा मेढक। तो मेढक हो गया द्वितीय उपभोक्ता, और मेढक को खाता है बच्चा सांप। मेढक को कौन खाता है? सांप। तो ये तो उत्पादक है। ये क्या है बच्चों? ये है उत्पादक। लेकिन हमसे क्या पूछ रहे हैं? तृतीय उपभोक्ता। तो ये हो गया प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डा, द्वितीय उपभोक्ता मेढक, और तृतीय उपभोक्ता हो गया आपका सर्प। तो सर्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। डेंगू उत्पन्न, देखिए डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में होता है? देखिए जो डेंगू होता है ना बच्चा, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर वो साफ जल में होता है। कैसे जल में? साफ जल में। डेंगू उत्पन्न करने वाला साफ जल में, और मलेरिया उत्पन्न करने वाला गंदा जल में। मलेरिया उत्पन्न करने वाला गंदा जल में। डेंगू उत्पन्न करने वाला साफ जल में होता है। किस जल में? साफ जल में। और अगला देखिए, अगला सवाल आ गया, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में होता है? तो मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है वो होता है गंदा जल में। कैसे जल में? गंदा जल में। अच्छा, याद करने का तरीका क्या है? देखिए डेंगू होता है बच्चा ड से। डेंगू क्या होता है? ड से। डेंगू कैसे होता है बच्चा? तो जब कोई मच्छर आपको डसता है, मच्छर क्या करता है? डस लेता है। आप मान के चलो मच्छर जब आपको डस लिया तो आपको क्या हो गया? डेंगू। तो ड से हो गया डस। डस का मतलब हो गया ड स। ड और स, ड और स में देखिए बच्चों, ड का मतलब हो गया आपका डेंगू। ड का मतलब हो गया डेंगू, और स से हो गया आपका साफ जल। तो जो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर होता है वो साफ जल में। अब एक याद कर लिया, अब डेंगू का साफ जल, तो मलेरिया का तो आपको पता ही होगा कि गंदा जल। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। सवाल रिपीट हो गया। 55 नंबर, मैदानिक पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। तो मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता अभी आपको बताया कि सर्प होता है। मैदानिक परिस्थिति में तृतीय उपभोक्ता कौन होता है? सर्प। एक पे होता है आपका घास जो कि उत्पादक होता है। प्राथमिक उपभोक्ता के जगह हो जाएगा टिड्डा, द्वितीय उपभोक्ता के जगह पे हो जाएगा मेढक, और तृतीय उपभोक्ता के जगह पे हो जाएगा आपका बच्चा सांप। ठीक है, बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए 56, निम्न में से कौन सा एक जलीय आहार श्रृंखला है? मतलब जल के अंदर क्या आहार श्रृंखला है? तो जल के अंदर शैवाल को खाता है जलीय कीट, और जलीय कीट को खाता है मछली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये सब वन वन पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण है। ठीक है, और इसमें कई भी गलत भी है। ठीक है, घास को जलीय कीट को मछली, और मछली को मनुष्य। तो ये तो ऊपर आ गया ना, ये ऊपर आ गया। ये जल की बात नहीं, मनुष्य जल में थोड़े ना होता है। तो आपका राइट आंसर डी नहीं हो सकता। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है? ये सब गलत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी का जो टेम्परेचर बढ़ता है वो किस गैस के कारण बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन परत पाया जाता है, तो वायुमंडल के ऊपरी परत में ओजोन परत आपका पाया जाता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सर्वाहारी है? सर्वाहारी यानी कि जो शाकाहारी भी खाते हैं मांसाहारी भी खाते हैं। कुत्ता। कुत्ता जो है ये सर्वाहारी है, शाकाहारी भोजन भी करता है, मांसाहारी भोजन भी करता है। ये तो शेर हो गया आपका मांसाहारी, लोमड़ी हो गया आपका मांसाहारी, हिरन हो गई आपकी शाकाहारी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बगीचा तथा खेत किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र? तो बगीचा तथा खेत मानव निर्मित है। बगीचा तथा खेत कैसे है? मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है या परितंत्र है। पारिस्थितिक तंत्र बोलिए या परितंत्र बोलिए, बात दोनों सेम ही है। किसी स्थलीय परितंत्र में सूर्य की ऊर्जा कितने प्रतिशत हरे पेड़ पौधे द्वारा अवशोषित करते हैं की जाती है? देखिए किसी पारिस्थितिक तंत्र में सूर्य की जो ऊर्जा है वो हरे पेड़ पौधों कितने प्रतिशत तक उसका उपयोग क्या इसका, सॉरी आगे के क्वेश्चन थोड़ा हम देख लेते हैं, कंफ्यूजन हो रहा है। हरे पौधे अपने भोजन के लिए सौर ऊर्जा का कितना परसेंट इस्तेमाल करते हैं? अच्छा ठीक है, चलिए देखते हैं ऊपर वाला सवाल। किसी स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में सूर्य की ऊर्जा का कितना प्रतिशत हरे पेड़ पौधे द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो 10%। कितना प्रतिशत? 10%। कितना परसेंट अवशोषित करते हैं? 10%। अगला सवाल, हरे पौधे अपने भोजन के लिए सौर ऊर्जा का कितना परसेंट उपयोग करते हैं? तो भोजन के लिए 1%, बट अवशोषित कितना करते हैं बच्चों? तो लेते हैं 10%। लेते हैं कितना? 10%। और अगर जब उनको भोजन बनाना हो तो कितना परसेंट का उपयोग करते हैं?
1% का। तो बात है भोजन की तो ऑप्शन होगा 1%, लेकिन अवशोषित कितना करते हैं तो 10%। पोषी स्तर से संबंधित है, देखिए ध्यान से, प्रथम पोषी स्तर क्या बोला है बच्चा, प्रथम पोषी स्तर। तो देखिए जो घास होता है ना बच्चा, घास ये होता है प्रथम पोषी स्तर, यानी कि कौन क्या बोलते हैं, उत्पादक। तो देखिए स्वपोषी अथवा उत्पादक, क्योंकि उत्पादक क्या होते हैं, स्वपोषी। स्वपोषी किसे बोलते हैं, जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। तो प्रथम पोषी स्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, स्वपोषी या उत्पादक, या फिर हरे पेड़ पौधे भी हो सकते थे। चलिए आखिरी के 9 सवाल 8 सवाल बचे हुए हैं, इनको कंप्लीट करके चैप्टर को हम खत्म करते हैं। 64 नंबर सवाल, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो ऊर्जा का प्रवाह एक पत्तियों होता है पारिस्थितिक तंत्र में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सीएफसी का व्यापक उपयोग है। सीएफसी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, जेट इंजन में, रेफ्रिजरेटर में यानी कि फ्रिज में, एयर कंडीशनर में। इन सभी मशीनों से कैसी गैस निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक गैस होती है। और सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ही ओजोन परत के अवक्षय के लिए क्या होती है, उत्तरदायी। यही गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। अगला सवाल, मृत शरीर को पचाने वाले जीव, मृत शरीर को कौन पचाते हैं, अपघटक। कौन पचाते हैं, अपघटक। अपघटक कौन होते हैं, जीवाणु और कवक। ठीक है आगे, निम्न में निम्न में पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद है। पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में क्या मौजूद है, मांस भक्षी यानी कि जो मांस खाते हैं, दूसरा शाक भक्षी यानी कि जो शाकाहारी जीव है, सर्वभक्षक यानी कि जो दोनों खाते हैं, या फिर उत्पादक। तो सबसे अधिकतम संख्या में आपका उत्पादक, हरे पेड़ पौधे पारिस्थितिक तंत्र में सर्वाधिक है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल, निम्न में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा होता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। किसके कारण, सल्फर डाइऑक्साइड। किसके कारण, कौन सी गैस के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। शाकाहारी जीव होते हैं, शाकाहारी जीव क्या होते हैं, प्रथम पोषी स्तर। क्या होते हैं, प्रथम पोषी स्तर के जीव कहलाते हैं शाकाहारी जीव। मांसाहारी जीव होते हैं, मांसाहारी जीव आ जाएगा आपका द्वितीय, प्रथम पोषी स्तर, सॉरी, शाकाहारी जीव बच्चा जो हो आपका प्रथम पोषी स्तर जो होता है वो तो घास होता है। प्रथम पोषी स्तर क्या होता है, घास, क्योंकि उत्पादक कहलाते हैं प्रथम पोषी स्तर। और जो शाकाहारी जीव होते हैं वो होता है आपका द्वितीय पोषी स्तर। क्या होता है, द्वितीय पोषी स्तर। तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए 70 में पढ़ते हैं, मांसाहारी जीव। तो मांसाहारी जीव हो जाएगा आपका तृतीय पोषी स्तर, क्योंकि अगर घास है तो होगा प्रथम पोषी स्तर, घास को हिरन खाई तो हिरन होगी आपकी प्राथमिक द्वितीय पोषी स्तर, और हिरन को शेर खाए तो शेर हो गया आपका तृतीय पोषी स्तर। तो मांसाहारी जीव क्या होते हैं, तृतीय पोषी स्तर। ठीक है आगे, कौन सी गैस वैश्विक उष्मक के लिए उत्तरदायी है। वैश्विक उष्मक यानी कि गर्मी के लिए उत्तरदायी है, पृथ्वी के तापन के लिए उत्तरदायी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड। और सवाल है नहीं, यहाँ तक ये चैप्टर खत्म होता है। और इन सारों सवालों को लगाने के बाद आप कहीं से भी क्वेश्चंस को उठा ले, इस चैप्टर को आप एकदम पूरे अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।